एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल रुपेश ऑन ड्यूटी पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए लगातार वीडियोस लाए जा रहे हैं। 7, 8, 9 को जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर हुआ है, ये वीडियोस जो आपको इस चैनल पर मिल रहे हैं, ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं 13 जून से। आप अगर इस वीडियोस को, इस PYQ सीरीज़ को फॉलो कर लेते हो तो आपके 10 मार्क्स जो है ना इस सीरीज़ से फिक्स हो जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8 मई को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का, मैंने GS का फर्स्ट पार्ट में 15 क्वेश्चन आपको A to Z अच्छे से समझा रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पहले उस वीडियो को देख लो। आज ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हम बचे हुए सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हमें 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गोवा कार्निवाल मुख्यतः किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? गोवा कार्निवाल इज़ मेनली सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी? तो ये ईसाई कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है, क्रिश्चियंस कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है। बेसिकली ये जो कार्निवाल है ये 500 साल पुराना है, ठीक है। और इस कार्निवाल में किंग मोमा राजा जो होते हैं, किंग मोमा राजा कार्निवाल की शुरुआत करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रिश्चियंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, UNOC 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? आपको 2025 के सारे करंट अफेयर्स जो है वो कवर अप करके जाना है एग्ज़ाम में। ज़्यादा नहीं तो कम से कम जुलाई से तो आपको स्टार्ट करना ही है, जुलाई अगस्त इस तरीके से आपको चलना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि UNOC 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस में, जहाँ इसकी थीम जो रखी गई थी, इसकी थीम थी हमारा महासागर। क्या थी इसकी थीम थी हमारा महासागर, हमारा भविष्य, त्वरित कार्रवाई के लिए एकजुट। ये इसकी थीम रखी गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बागवानी किस क्रांति से संबंधित है? ये बेसिकली आपके एग्रीकल्चर टॉपिक का क्वेश्चन है। और मैं आपको ये बता दूं कि एग्रीकल्चर टॉपिक जो है वो आज एग्जामिनर इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना होगा। एग्रीकल्चर टॉपिक हो गया एंड सॉइल टॉपिक हो गया, इन दोनों चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। तो हमारा क्वेश्चन, बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर इज़ एसोसिएटेड विथ विच रिवॉल्यूशन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन से संबंधित था। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, हरित क्रांति क्या था, तो ये बेसिकली गेहूं के लिए ये रिवॉल्यूशन आया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं श्वेत क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन क्या था, तो ये मिल्क के लिए लाया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ब्लू रिवॉल्यूशन क्या था, तो बेसिकली ये फिशेस के लिए लाया गया था, मछली के लिए लाया गया था। एंड कुछ अदर पॉइंट की बात कर लेते हैं, जैसे पिंक रिवॉल्यूशन भी आया था। तो पिंक रिवॉल्यूशन जो था वो अनियन के लिए लाया गया था, यानी कि प्याज के लिए। तो आपको पिंक रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन भी याद रखना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा स्वर्ण क्रांति। बागवानी जो है वो गोल्डन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, BPL श्रेणी के लिए RTI आवेदन शुल्क कितना है? तो BPL श्रेणी के लिए व्हाट इज़ द RTI एप्लीकेशन फी फॉर BPL कैटेगरी? तो इसके लिए 0 है, 0 इसका आवेदन शुल्क है। ये आया है सूचना का अधिकार अधिनियम। इसके लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? इसके लिए कौन सा एक्ट लाया गया था? अगर ये क्वेश्चन अगर पूछे तो इसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया था 2012। इसके अनुसार जो है BPL श्रेणी के जितने भी लोग हैं उनके लिए RTI आवेदन जो है वो 0 रुपया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 4th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फिरोज शाह मेहता किस विचारधारा से जुड़े थे। फिरोज शाह मेहता बिलोंग्ड टू विच आइडियोलॉजी, तो किस विचारधारा से जुड़े थे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उदारवादी। उदारवादी भी दे सकता है ऑप्शन में और नरमपंथी भी दे सकता है। तो अगर नरमपंथी पूछेगा या फिर उदारवादी पूछेगा दोनों ही सही माना जाएगा। ठीक है, तो फिरोज शाह मेहता नरमपंथी या उदारवादी विचारधारा से जुड़े थे। फिरोज शाह मेहता को जो है, फिरोज शाह मेहता को इनको जो है वो बॉम्बे का शेर कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इनको बॉम्बे का शेर कहा जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं जो फिरोज शाह मेहता थे ये नरमपंथी एक नेता थे। तो नरमपंथी कुछ और भी नेता थे, जैसे थे गोपाल कृष्ण गोखले। कल को एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करें तो एक और नेता थे जो कि थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी जो है ये तीनों नरमपंथी नेता थे। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं फिरोज शाह मेहता की। तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में इन्होंने अपना सहयोग दिया था और कांग्रेस का फर्स्ट सेशन जो हुआ था 1885 में, जो कि बॉम्बे में हुआ था, वहाँ भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था फिरोज शाह मेहता ने। साथ ही फिरोज शाह मेहता ने 1890 का कलकत्ता अधिवेशन और 1905 के बॉम्बे अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं फिरोज शाह मेहता। तो एग्जामिनर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1890 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो फिरोज शाह मेहता थे। और 1904 के बॉम्बे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी फिरोज शाह मेहता ही थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा उदारवादी या फिर नरमपंथी। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि H = I² RT ये किस नियम से संबंधित है। तो बेसिकली ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। साइंस से बात करें तो साइंस से बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप बेसिक भी कम से कम पढ़ के जाओ, आपसे साइंस से आने वाले 3 से 4 क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। ठीक है, तो H = I² RT जो है ये हमारा जूल के ऊष्मा नियम, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से रिलेटेड है। अब ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है ये हम समझ लेते हैं। ये बेसिकली होता ये है कि जब तार में करंट फ्लो करती है तो उस करंट के फ्लो होने से हमारी जो तार होती है उसमें कुछ हीट जनरेट होती है। तो यही कहता है हमारा जूल्स लॉ। तो जब हमारे तार में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो उसके दौरान जो ऊष्मा निकलती है, जो हीट निकलती है, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। 3 चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किन किन चीज़ों के? ये होती है करंट के, स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के और टाइम के। ये इन 3 चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। H मीन्स होता है हीट जिसका ऐसा यूनिट है जूल। ठीक है, I की बात करें तो I मीन्स हो गया करंट जिसका SI यूनिट हो गया एम्पियर। R की बात करें तो R का मतलब है रेजिस्टेंस जिसका SI यूनिट हो गया ओम। और T की बात करें यानी कि टाइम जिसका SI यूनिट तो आपको पता ही होगा कि सेकेंड है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, जब किसी तार में करंट फ्लो करती है तो कुछ एनर्जी जनरेट होती है। वो एनर्जी जो होता है वो I² RT के बराबर होती है। ये हमारा जूल्स लॉ है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ओम्स लॉ क्या है, ये 4 ऑप्शंस जो दिए हुए उन सभी ऑप्शंस को हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है। ओम्स लॉ जो है वो 1827 में दिया गया था। किन्होंने दिया था, तो ये दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ठीक है, ओम्स लॉ किसने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ये क्या है, ये है V, इसका फॉर्मूला है V = IR। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं फैराडे का नियम, तो फैराडे का नियम जो है 1831 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो माइकल फैराडे द्वारा दिया गया था। ठीक है, किरचॉफ का नियम का बात कर ले, किरचॉफ्स लॉ क्या है,
तो इसे 1845 में दिया गया था। किसके द्वारा? गुस्ताव किरचॉफ द्वारा दिया गया था, गुस्ताव किरचॉफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है यूट्रोफिकेशन किस कारण से होता है? यूट्रोफिकेशन ऑकर्स ड्यू टू व्हिच रीजन? तो बेसिकली यूट्रोफिकेशन जो होता है वो हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि यूट्रोफिकेशन होता क्या है। जब पानी में, जब नदी हुआ, तालाब हुआ, झरना हुआ, झील हुआ, कुछ भी हुआ, जब पानी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे पोषक पदार्थों की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब एक्सेस अमाउंट में वो चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस कारण से होता है यूट्रोफिकेशन। तो जल में पोषक तत्वों की अधिकता जो होती है उसी कारण से यूट्रोफिकेशन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यूट्रोफिकेशन किस कारण से होता है? तो जल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जैसे पोषक पदार्थों की अधिकता से। अब ये पोषक पदार्थ, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे पोषक पदार्थ, ये जल में कैसे मिल जाते हैं? इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे जितने भी पशु होते हैं, पशु जो टॉयलेट करते हैं, वो टॉयलेट तो आप स्टोर करते हो नहीं, वो टॉयलेट इसी तरीके से ज़मीन पर गिर जाता है और फिर धीरे धीरे वो पानी में मिल जाता है। और पशुओं के टॉयलेट जो होते हैं इनमें भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो पानी में मिलता है और पानी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे बहुत लोग होते हैं खेत में कुछ रासायनिक उर्वरक डालते हैं ताकि उनके फसलों की पैदावार अच्छी हो। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे कुछ रासायनिक उर्वरक जो खेती में यूज़ किए जाते हैं, तो बारिश के पानी से वो सारी चीज़ें पानी में मिल जाती हैं, तो इस वजह से पानी में भी पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है। एंड इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे घर में लोग जो डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करते हैं, उस डिटर्जेंट पाउडर में भी फॉस्फोरस पाया जाता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, और वो नाली के द्वारा जो होता है वो जा करके पानी में, नदी में, तालाब में मिल जाता है। तो यूट्रोफिकेशन हमने बताया कि जब पानी में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है तो उस कारण से यूट्रोफिकेशन होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है साहित्य का नोबेल पुरस्कार विजेता इमरे कैटर्स जो हैं वो किस देश से थे? तो इसका ऑप्शन जो होगा राइट ऑप्शन हंगरी से थे। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार वाला टॉपिक आपको कवर अप करके जाना है। 2025 में अगर हम बात करें तो टोटल 14 लोग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और 2025 का अगर शांति का नोबेल पुरस्कार बात करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे याद रखिएगा, वो दिया गया था मारिया कोरिना मचाडो को, ठीक है। 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था मारिना कोरिना मचाडो को, जो कि कहाँ की रहने वाली थी? ये रहने वाली थी वेनेजुएला की। लेकिन बाद में इन्होंने अपना ये शांति का नोबेल पुरस्कार जो है जनवरी 2026 में इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो नोबेल का पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला मारियम कोरिना को, और जैन 2026 में इन्होंने गिफ्ट कर दिया अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब को, ठीक है। और 2026 में हम बात करें तो 2026 का भी शांति नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, लेकिन इसके लिए 287 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हंगरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवी की पूजा की जाती थी? सिंधु घाटी सभ्यता में मातृदेवी या पृथ्वी देवी की पूजा की जाती थी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये है 2400 से लेकर के लगभग 1750 BC तक, ठीक है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, जैसे शहर जो होते थे इसमें वो ग्रिड सिस्टम में बने होते थे, ठीक है, ग्रिड सिस्टम में बने होते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्थल खोजे गए थे, जैसे लोथल स्थल खोजा गया था,
लोथल जो होता था वो एक बंदरगाह शहर था, डॉकयार्ड सिटी था। ठीक है, लोथल से ही जो है हमें चावल के दाने मिले हैं। ठीक है, और इसकी खोज जो है वो एस.आर. राव ने की थी। लोथल की खोज एस.आर. राव ने की थी। बेसिकली होता ये था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में घर जो होते थे, घर के खिड़की या दरवाजे जो होते थे वो सड़क की ओर नहीं खुल करके पीछे की ओर खुले रहते थे। लेकिन लोथल एक ऐसा स्थल मिला था जहाँ घर के दरवाजे जो है वो सड़क की ओर खुले हुए होते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एकमात्र वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलने वाला कौन सा स्थल है जिसमें घर के दरवाजे जो हैं वो पीछे की ओर ना खुल करके सड़क की ओर खुलते थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में सोना लोग कहाँ से मंगाते थे, तांबा लोग कहाँ से मंगाते थे, और स्टीटाइट स्टोन जो होता था वो कहाँ से मंगाते थे। तो सोना तो ये लोग मंगाते थे कर्नाटक से, तांबा ये लोग मंगाते थे राजस्थान में खेतड़ी एक जगह है वहाँ से मंगाते थे, और स्टीटाइट पत्थर जो था वो ये लोग मंगाते थे राजस्थान से, जिस स्टीटाइट पत्थर का यूज़ होता था हड़प्पा में मोहरों को बनाने में। ठीक है, तो सोना ये लोग कर्नाटक से, तांबा राजस्थान खेतड़ी से, और स्टीटाइट पत्थर ये लोग राजस्थान से मंगाते थे। तो किस देवी की पूजा की जाती थी? पृथ्वी देवी की पूजा की जाती थी। ये इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1976 में पारित किया गया था। 42वां संविधान संशोधन में क्या क्या किया गया था ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। 3-4 मेजर चेंजेस आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, तो ये 1976 में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। यहाँ पर 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन से हैं वो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से 6 साल किया गया था, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें क्या किया गया था कि फंडामेंटल राइट जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ही जोड़ा गया था, और इसे पार्ट 4A में जोड़ा गया था, आर्टिकल 51A में जोड़ा गया था। ठीक है, तो वो कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने ही बता दी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध किस आयोग से था? तो इनका संबंध जो था वो वेल्बी कमीशन से था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि घुमरा लोक नृत्य फोक डांस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है एग्जामिनर, तो आपको एक बार फोक डांस को कंप्लीट कर लेना है। घुमरा लोक नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, उड़ीसा के कुछ और भी हम लोग फोक डांस जान लेते हैं। जैसे छऊ भी है, ये बहुत पॉपुलर, एग्जामिनर बहुत बार इसको पूछ चुका है, अब तो ये इसके लिए पुराना हो गया है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक और है मयूरभंज छऊ, ये आपको उड़ीसा में याद रखना है। ठीक है, अगर हम असम की बात करें तो असम में है हमारा। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फोक डांस हैं, जैसे एक तो हो गया बिहू, दूसरा हो गया बुगू रुम्बा, एंड तीसरा हो गया अंकिया नाट। ठीक है, ये असम का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल का जैसे हो गया बाउल, ये भी एग्जामिनर बहुत बार पूछता है। दूसरा हो गया जात्रा, और तीसरा जैसे हो गया कीर्तन। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा कर्मा, दूसरा हो जाएगा इसका राउत नाच, और तीसरा इसका हो जाएगा पंडवानी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, घुमरा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है ओडिशा का। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पाटलिपुत्रा किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो ये थी मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य की अगर हम शासनकाल की बात करें तो 321 से लेकर के 184 BC तक इसका पूरा टाइम पीरियड था। इसके फाउंडर की बात करें तो फाउंडर थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने शासन किया था 321 से लेकर के 297 BC तक। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 3
305 BC में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, ये भी आपको याद रखना है। और इस निकेटर जी को हराने में किसने इनकी मदद की थी? तो वो मदद की थी चाणक्य ने, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य की एक बुक भी है जो अर्थशास्त्र नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, जो 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराते हैं, जिसमें इनकी मदद की थी चाणक्य ने। और चाणक्य की एक पुस्तक भी है जिसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के ही राज्यपाल जो थे वो थे पुष्यमित्र वैश्य थे, जिन्होंने सुदर्शन लेक का निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? अगर ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य रहेगा तो आप वो लगाइएगा, नहीं तो पुष्यमित्र वैश्य लगाइएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही मेगास्थनीज आता है, जिसकी पुस्तक जो होती है वो होती है इंडिका। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आता है, जिसे निकेटर ने भेजा था। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हो जाती है वो होती है मृत्यु होती है इनकी श्रवण बेलगोला में। ठीक है, जो कि है कर्नाटक में। तो ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। तो पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो इस वीडियो में हमने 8 तारीख को जो पेपर हुआ था, 8 मई को, शिफ्ट 1 के सारे जीएस के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आने वाली वीडियोस में हम लोग बाकी शिफ्ट के भी क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि 42वां संविधान संशोधन में कौन से 3 शब्द जुड़े गए थे, वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।